जिंदाल सॉ लिमिटेड। तो एक्चुअली इस कंपनी पे वीडियो इसलिए बना है क्योंकि फिलहाल टाइम ही कुछ ऐसा है कि स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर रहा है एंड ये मार्केट कब फिर से रिकवर होगा या फिर ये अभी और कहाँ तक गिरेगा इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता। अनकंट्रोलेबल थिंग है। जो हमारे कंट्रोल में है वो ये है कि अच्छी अच्छी कंपनीज को ढूंढा जाए, फंडामेंटली जो स्ट्रांग हो, ग्रोथ हो एंड स्टेबल एंड सेफ हो। तो इसी पर्पस को कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो बनाया गया है। इस कंपनी ये कंपनी मतलब जिंदाल शॉ लिमिटेड इंडस्ट्री में वेल पोजिशनड है एंड स्वीट स्पॉट पर सिचुएटेड है, लाइक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, फर्दर एक्सपांशन, डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। इन सभी पॉइंट्स पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, जहां से कुछ ना कुछ क्लिक होगा, इंटरेस्टिंग ट्रिगर्स मिलेंगे एंड एक क्लैरिटी आएगी। इसके बाद इन्वेस्ट करना ना करना वो एक इंडिविजुअल डिसीजन। तो सबसे पहले तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का है, 14,000 करोड़। सामने कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 13,000 करोड़ की है। फिलहाल कंपनी का जो रेवेन्यू रेंज है वो 21,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। मतलब कंपनी के मार्केट कैप से ज्यादा उसका सेल्स है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, कंपनी का एग्जैक्ट बिजनेस क्या है? तो जिंदाल सॉ इज द मार्केट लीडर इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड स्टील पाइप्स। सॉ का जो शॉर्ट मीनिंग है वो इस तरह से है कि लार्ज डायमीटर ऑफ पाइप्स, जो कि एक तरह की टेक्नोलॉजी से लेस है, जो इंश्योर करता है कि पाइप्स की जो जॉइंट्स है, मतलब जो वेल्डिंग्स है, वो स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग एंड हाईली ड्यूरेबल हो। तो इस कैटेगरी में कंपनी मार्केट लीडर है। शायद इसीलिए कंपनी के जो ब्रांड नेम में इस अचीवमेंट को मेंशन किया है, जिंदाल सॉ लिमिटेड। इसके अलावा कंपनी डीआई पाइप्स, सीमलेस पाइप्स, पैलेट्स, स्टेनलेस पाइप्स एंड अलॉय एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो मैक्सिमम यूसेज है वो ऑयल एंड गैस एंड वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोमिनेंटली होता है, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो लिक्विड है उसका। इस कंपनी का बिजनेस अराउंड 50% वाटर मैनेजमेंट सेक्टर से है और 30 to 40% बिजनेस ऑयल एंड गैस से जनरेट होता है। जो बचा हुआ बिजनेस है वो एक्सप्लोरेशन, ऑटोमोटिव, जनरल इंजीनियरिंग एंड स्टील एंड बियरिंग इंडस्ट्रीज से जनरेट होता है। इनका 70% बिजनेस जो है वो डोमेस्टिक है एंड 30% बिजनेस मिडिल ईस्ट लाइक यूएई जैसी कंट्रीज से जनरेट होता है। अब आते हैं कंपनी की इंटरनल कैपेबिलिटीज पर, व्हाई दे आर अहेड ऑफ कंपटीशन। तो सबसे पहले इस चार्ट को देखिए। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है FY24 में ईयर ओवर ईयर 452 करोड़ से सीधा 1593 करोड़ होता है, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। इसका जो मेन रीजन है वो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि एवरेज 9 to 10% से सीधा 17% तक पहुंच चुका है। इसका जो मेन रीजन है एज पर मैनेजमेंट वो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अब देखो, लास्ट ईयर एक कंपनी थी जिसने कि हाईएस्ट रिटर्न दिए थे पूरे स्टॉक एक्सचेंज पर, जय बालाजी इंडस्ट्रीज। वो कंपनी भी सेम इंडस्ट्री में प्ले करती है, वो भी डीआई पाइप्स एंड अदर जो स्टील इंटीग्रेटेड पाइप्स है ना, उन्हीं को बनाती है। उस कंपनी ने हाईएस्ट रिटर्न दिए थे लास्ट ईयर, और उसके कुछ सालों पहले वो कंपनी डिफॉल्ट हो चुकी थी। तो डिफॉल्ट से सीधा हाईएस्ट मतलब 2400% का रिटर्न। तो ये जो सफर है, उस सफर के पीछे जो मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी थी, उनके सक्सेस का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को दिया था, जिसमें कि मार्जिन एंड डिमांड सबसे ज्यादा रहता है। सेम ड्राइव जिंदाल शॉ के लिए भी बेनिफिटेड रहा है, जिसे आप कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल में भी जस्टिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से एक स्टेप और आगे जाएं तो एक ट्विस्ट है। वो ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू ईयर ओवर ईयर फिलहाल 6.8% से डाउन हुआ है। बट एज पर कॉन्फ्रेंस कॉल कंपनी ने क्या कहा है कि विद इन अ सिस्टम मोर देन 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ कंपनी ऑपरेट हो रही है। और इनके कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो 85% कैपेसिटी के साथ भी ऑपरेट हो रहे हैं। तो शायद यही वो वजह है जिस वजह से कंपनी को सेल्स बढ़ाने की अब जगह नहीं। तो ऐसे केसेस में जब ऑपरेशन फुल फ्लेज्ड हो एंड प्रॉफिटेबिलिटी पीक पर हो, तो रेवेन्यू बढ़ाने का एक ही तरीका रहता है, फर्दर एक्सपांशन। धंधे को थोड़ा और बड़ा बनाया जाए। सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। कॉन्फ्रेंस कॉल के अकॉर्डिंग कंपनी ने कुछ समय पहले कैपेक्स प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि फिलहाल अभी नियर कंप्लीशन ही है। इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जो वहाँ पे ऑपरेशन है, वो नेक्स्ट 6 मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 6 मंथ बाद से इसका इम्पैक्ट जो है वो पीएनएल में भी दिखने लग जाएगा। अब इसके बाद सथा वाहना मीन्स की एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसको जिंदाल सॉ ने फुल्ली एक्वायर्ड किया हुआ है। वहां से ये कंपनी फुल कैपेसिटी के साथ 2 लाख टन स्टील सप्लाई कर रहे हैं एंड इस ईयर में 10 to 20% कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, जिससे कि इनका जो सेल्स वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 50,000 टन से और बढ़ जाएगा। एज पर मैनेजमेंट नासिक प्लांट में भी अच्छा खासा एक्सपांशन ऑन द वे है। अर्लियर इस स्टोरी में एक कॉन्टेक्स्ट में हमने बात किया था वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, कोकिंग कोल, पुल्वराइज्ड कोल्ड इंजेक्शन एंड WHRS, जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इसका जो प्राइम यूज है वो डीआई पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, और जिंदाल सॉ के 2 बड़े प्लांट्स है जहां डीआई पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कंपनी की जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो सकती है। इसका जो इम्पैक्ट है, फाइनल इम्पैक्ट, वो पीएनएल में दिखेगा।
कंपनी की एक्सपोर्ट कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। इनके पास 32% जो टोटल ऑर्डर्स हैं, उसका 32% जो है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं। इनके मिडल ईस्ट एंड इटली में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। एंड इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज ही बनाएगी ताकि इंडिया में रेवेन्यू बढ़ाया जा सके, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आए, ताकि जो ट्रेड डेफिसिट है उसे किसी तरह कम करने में हेल्प हो सके। अभी आप रिसेंटली देख ही रहे होंगे कि रुपीस जो है वो डॉलर के सामने किस तरह से गिर रहा है, क्योंकि एफआईआई भी सेल कर रहा है, तो इस वजह से जो डॉलर है इंडिया में वो बाहर जा रहा है। The company has a very strong foundational stability with 10,000 करोड़ नेटवर्थ। जब हमको एक इनफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होता है तो ये जो सिनेरियो है कि 14,000 करोड़ का मार्केट कैप एंड सामने 10,000 करोड़ की नेटवर्थ, तो ये सिचुएशन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि इस हिसाब से कंपनी का जो पीबी रेशियो बनता है वो 1.8 बनता है एंड कंपनी का पी रेशियो 8 है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब लेस देन 10। एक फैक्ट ये भी है कि ठीक है, स्टील कंपनीज में जो पी रेशियो वो कम ही रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है, बट आप इस चार्ट में देखिए तो पीयर्स के कंपैरिजन में जिंदाल शॉ का जो पी रेशियो है वो काफी कम है। सामने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी तेजी से चल रहा है, नियर टर्म में इनके जो रेवेन्यूज है वो बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो कहीं ना कहीं कुछ एंगल से कंपनी अंडर वैल्यूड भी लगती है। और जो पीबी रेशियो की हमने बात की, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, वो 1.8 टाइम्स, मतलब काफी फेयरली वैल्यूड कह सकते हो आप। बट अभी रिसेंटली स्टील कंपनीज के लिए एक ड्रॉबैक जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से आया, जब उन्होंने स्टील पर 25% टैरिफ्स बढ़ा दिए, जिससे कि शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड सप्लाई का जो रिदम है थोड़ा बिगड़ सकता है। बट ये जो टैरिफ्स है वो रॉ स्टील मेकिंग कंपनीज पर बढ़े हैं, जिससे कि पॉसिबिलिटी क्या है कि जो चाइनीज कंपनीज हैं जो यूएस को स्टील सप्लाई करते हैं, वो अब टैरिफ बढ़ जाने की वजह से पूरा माल इंडिया में डंप कर सकते हैं, जिससे कि ओवर सप्लाई होने की वजह से स्टील प्राइसेस में कमी आएगी। अब जिंदाल शॉ का काम क्या है कि उस रॉ स्टील को परचेस करना एंड देन इंटीग्रेटेड पाइप्स बना के सेल करना। तो उस हिसाब से जिंदाल शॉ के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने के चांसेस है। तो टैरिफ का बढ़ना भी जिंदाल शॉ के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा इंडिया, जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टॉप प्रायोरिटी है, जिसमें वाटर कनेक्टिविटी एंड ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस का एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रा होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पर डिमांड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहेगी। एक मेजर कंसर्न यहाँ ये है कि कंपनी सालाना ऑलमोस्ट 600 करोड़ जो है वो इंटरेस्ट पे करती है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट का 1/3 पार्ट है। तो बहुत बड़ा चंक जो है वो इंटरेस्ट में जा रहा है। हालांकि मैनेजमेंट इस पे कंट्रोल ला रहे हैं एंड पहले से कम भी हुआ है। एंड एज पर जो नीरज कुमार कंपनी के जो सीईओ हैं, 31 मार्च तक इस डेट को कंपनी क्यूआईपी के थ्रू सिग्निफिकेंटली कम कर सकती है। अगेन इसका भी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर होगा। और जो नेटवर्थ है कंपनी की, जो 10,000, एक 14,000 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी का जो 10,000 करोड़ का नेटवर्थ है वो काफी अच्छा है। उस नेटवर्थ के सहारे कंपनी जो है वो एक्सपांशन प्लान इजीली प्लान कर सकती है, क्योंकि उनको फंड की अवेलेबिलिटी इजीली हो जाएगी, क्योंकि उनका नेटवर्थ काफी अच्छा है। सेकंड, एक मेजर कंसर्न है कि कमोडिटी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस ये बहुत ज़्यादा आता रहता है। एंड स्टील एक ग्लोबल कमोडिटी है एंड कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडियन गवर्नमेंट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो पॉलिसी चेंजेस भी मैटर करेगा। तो ये जिंदाल शॉ की एक कोर इन्फॉर्मेशन थी, जिसके क्रक्स में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी स्ट्रांग है, रीजनेबल प्राइस पर फिलहाल अवेलेबल है, डेट थोड़ा ज़्यादा है, जो कि कंपनी ने मेनली सथावाहना, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, उसको एक्वायर करने के लिए लिया था। तो फाइनली हर बिजनेस का अपना एक नेचर होता है एंड उस नेचर के हिसाब से कुछ सर्टन जो रिस्क है वो एसोसिएटेड रहते ही। एक्चुअली वहीं से हमारे लिए एक लिमिट, एक दायरा क्रिएट होता है कि इस बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो उसको समझते हुए डिसीजन लेना चाहिए। और अगर इन्फॉर्मेशन फाइनली अच्छी लगी हो इस वीडियो की, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।